नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये लास्ट वीडियो है हमारी इस यूनिट की, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूल्यांकन प्रणाली जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे दोबारा से टॉपिक लिख दिया है। आपका जो सिलेबस है उसमें से हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। दोस्तों मूल्यांकन क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए मूल्यांकन के साथ साथ मापन और आकलन भी चलता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मापन होता है ना दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मापन मतलब चीज़ों को मापने की, मतलब कि मापने की बात हो रही है। जैसे कि कोई परीक्षा हुई है 100 नंबर की, तो हम पूछेंगे कितने नंबर आए, तो कोई बच्चा कहेगा मेरे 50 आए, कोई कहेगा मेरे 60 आए, तो वो एक तरीके से उनका मापन हुआ है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 5 किलो दूध है तो आप पूछोगे कि कितना किलो लेके आए हो, तो 1 किलो कोई लाया, तो वो एक तरीके से ये मापन है, ठीक है। तो मापन ये काम करता है, मापनी होती है ये एक तरीके की। और दोस्तों मूल्यांकन होता है ना, ये मूल्यांकन बहुत बड़ा होता है, इसके अंतर्गत मापन भी समाहित रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मापन है ये सिर्फ मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब इसमें सिर्फ हमने चीज़ों की मात्रा के बारे में पता लगाया कि कितने नंबर आए, कितना दूध वो लेके आया, ठीक है, इस तरीके से मात्रा का पता चला। लेकिन ये मूल्यांकन है, इसमें मात्रात्मक तो है लेकिन साथ में गुणात्मक भी है, ठीक है। गुणात्मक मतलब कि बच्चे ने जो सीखा है वो अपने व्यवहार में कितना ढाला है, क्योंकि उसका मूल्यांकन हम क्यों कर रहे हैं। उसने पढ़ाई कर ली, वो अच्छी नौकरी पालेगा, लेकिन उसके बाद उसका सामाजिक जो दायरा रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। वो पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन वो समाज में व्यवहार किस तरीके से करेगा, उसने अपने व्यवहार में चीज़ों को कितना ढाला है। इसीलिए हम ये पूरी शिक्षण प्रक्रिया इसीलिए चला रखी है हमने, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि मापन है ये मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये मूल्यांकन है, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है निर्णय प्रदान करना, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय सुना देना। देखिए पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ही होगा, मतलब कि जो हमारी परीक्षा होगी, हमारा टेस्ट होगा, वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होगा, लेकिन मूल्यांकन हमारा हमेशा चलता रहता है। जिस दिन से हम स्टार्ट करते हैं ना चीज़ों को, उसी दिन से हमारा मूल्यांकन स्टार्ट होता है। और अगर हम जीवन के संदर्भ में इस मूल्यांकन को देखें तो जिस दिन से हम अपनी माता के पेट में रहते उसी दिन से हमारा मूल्यांकन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी दिन से हम हाथ पैर मार मार के, रो धो के, जैसे तैसे चीज़ों को सीखते सिखाते जाते और पता चलता जाता है क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम डिटेल से कि क्या क्या है, शिक्षा के संदर्भ में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में देखिए मूल्यांकन किसी वस्तु, देखिए किसी वस्तु के बारे में हम कर सकते हैं, किसी वस्तु, कार्य पद्धति, सहायक सामग्री के संदर्भ में दिया गया निर्णय है, ठीक है। देखिए मूल्यांकन है, इसको किसी वस्तु के बारे में सुना सकते हैं कि ये वस्तु अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है, इस तरीके से। उसी तरीके से हम कार्य करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। हमारी सहायक सामग्री होती है उनके बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी वीडियोज़ के बारे में बोल सकते हो कि मैडम की वीडियोज़ में उतनी मतलब कि लिखा हुआ है, हाथ से सिंपल सी रहती है, कोई खास बात नहीं है। जबकि बहुत सारी वीडियो आप ऐसी देखते हो जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा वो लिखा रहता है, लेकिन हो सकता है उतना अच्छा वो समझा ना पाए। तो देखिए आप कुछ भी अपने तर्क रख सकते हो, ठीक है। तो ये मूल्यांकन होता है एक तरीके से चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य, अनुभव और मूल्यांकन। अब ये तीन आपको लग रहा है कि ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन आप इन तीनों को अच्छे से जोड़ के देखिए। मैं आपको बताती हूँ, ये पंक्ति जो लिखी है ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए लिखी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप उद्देश्य बनाओगे कि मुझे इस बार JRF निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका नेट तो निकला है कितनी बार, उन्होंने सोच रखा है इस बार JRF निकालना है, तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट बनाया, ठीक है, उद्देश्य बनाया है। फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि अनुभव लेते जा रहे हैं वो पढ़ाई का, ठीक है, उसको सीखते जा रहे हैं, अपने अनुभव में ढालते जा रहे हैं व्यवहार में।
में। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना मूल्यांकन भी करेंगे। मुझे चीज़ें कितनी याद है, मैंने कितनी यूनिट पढ़ ली, मेरी कितनी यूनिट रहती है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब वो देखेंगे कि मैंने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी, कहाँ कहाँ मेरे नंबर कम पड़े। और किसी का बहुत अच्छा JRF में भी बहुत अच्छे नंबर से उसका क्लियर होगा, वो सोचेगा हाँ मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी इसलिए मेरा ऐसा हुआ। तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, उद्देश्य, अनुभव और मूल्यांकन, ये निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल दोस्तों प्रभावित करते हैं। आप उद्देश्य बनाओगे नहीं और यूं ही एडमिशन ले लोगे, यूं ही पढ़ रहे हो, कोई पता नहीं है कि चला कहाँ से हूँ और जाना कहाँ है, बस रास्ते में यूं ही चले जा रहे हो, तो ऐसे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं दोस्तों। क्योंकि आपको सबसे पहले उद्देश्य बनाना है, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। फिर आपको अपना खुद ही अपने आप से मूल्यांकन करना है कि मैंने ज़िंदगी में कितना सीखा है और कितना अपने जीवन में उसको आत्मसात किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उच्च स्तर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आगे के लिए हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं, आगे के लिए हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे की बात हम पढ़ते हैं, इसमें और कौन सी बात है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मूल्यांकन आधुनिक शिक्षण में शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन के साधनों के मध्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो पंक्ति है ना लास्ट वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और कैसे चलती है, देखिए, आधुनिक शिक्षण में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए, अनुभव के लिए और मूल्यांकन के लिए, वही तीनों बात ऊपर वाली आ गई है। इन तीनों के साथ ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर मतलब कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये समझ लो कि मूल्यांकन है, ये जो शिक्षा के उद्देश्य है ना, इसकी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से ये जुड़ी हुई है, इनका घनिष्ठ संबंध है। कैसे है, क्योंकि दोस्तों आप उद्देश्य बनाओगे, ठीक है, अपने लिए टारगेट रखोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। और ये जो मूल्यांकन होता है ना, ये उद्देश्यों से इसलिए जुड़ा होता है कि लास्ट में जब आप मूल्यांकन करोगे तो आपको ये पता होगा कि जो मैंने अपने लिए उद्देश्य बनाए थे उनकी प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई। तो इसीलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का एक साधन है। बिल्कुल है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, किस किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको मूल्यांकन के बारे में अच्छे से चीज़ों की समझ हो जाएगी, अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा रखी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या बोल दिया है। इन्होंने कहा है कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा होता है। तो दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि एक स्टूडेंट का मूल्यांकन उसका शिक्षक ही करता है। ठीक है, ये इसको सारी दुनिया जानती है। तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी को बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई इनको जानता है। तो इसी तरीके से हर स्टूडेंट ये जानता है कि उसका मूल्यांकन मतलब कि उसका जो लास्ट में रिजल्ट सुनाने वाला जो काम करता है, मार्कशीट उसकी देने का काम करता है, वो उसका टीचर करता है। तो देखिए इसको आपको रटना नहीं है हूबहू, इसमें से की पॉइंट लेने ताकि आप समझ सको कि हाँ ये परिभाषा उसकी थी। इस तरीके से आप लिंक कर सको, क्योंकि इतनी सारी परिभाषा अगर रटने लगे ना तो मुझे नहीं लगता कि मतलब याद कर पाओगे, संभव नहीं है इनको याद करना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एडम्स ने क्या कहा है। एडम्स ने कहा है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। बिल्कुल दोस्तों, आसान शब्दों में इसने बोल दिया है कि मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी वस्तु या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके महत्व को, जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम पता चला सके। ठीक है, इसीलिए हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो यहाँ पर हो गई वस्तु की बात और प्रक्रिया की बात। अब आपको इसको देखिए शिक्षा के संदर्भ में। तो दोस्तों जब आप इसको शिक्षा के संदर्भ में देखोगे तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है और सीखने युक्त जो अनुभव है इसके बारे में आप पढ़ोगे तो हमने कितना सीखा है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी चल रही है, उसका पता चलेगा आपको शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो देखिए शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने युक्त अनुभव के औचित्य की मात्रा का निर्णय प्रदान करता है। बात वही आ गई घुमा फिरा के कि आप किसी वस्तु, किसी प्रक्रिया या फिर आपकी शिक्षा जो है उसके बारे में, उसके जो महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका पता चलता है मूल्यांकन करने से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी एक ही साथ हमें किसने बता दी, एडम्स महोदय ने। ठीक है, तो आपको देखिए मूल्यांकन के बारे में भी पता चल गया और परिभाषा भी आपको समझ में आ गई।
देखिए कोठारी आयोग ने क्या कहा है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, मूल्यांकन हमारी एक प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमारी जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है ना, उसका तो एक भाग है, एकीकृत भाग है, जुड़ा हुआ, ठीक है। और जो शैक्षिक उद्देश्य है ना, हमारे जो लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखे हैं ना दोस्तों, उनके लिए देखिए हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य है उनसे पूरी तरह जुड़ी हुई है, मतलब कि पूरी तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए, देखिए जुड़ने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। ये विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों, मतलब कि बच्चों में पढ़ने की, सेल्फ स्टडी करने की आदत आती है इससे, ठीक है। और शिक्षक के निर्देशन की विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। और दोस्तों अगर हमारा जो शिक्षक है, हमारा टीचर है, वो अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं कर रहा तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इससे, तो वो भी अपने कार्य को अच्छे से करता है, ठीक है। निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है उसके पर। इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियां, देखिए दोस्तों, ना केवल शैक्षिक उपलब्धियां यहाँ से हासिल की जाती है, अपितु इनके सुधार में भी सहायता मिलती है, किससे, मूल्यांकन से, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है, आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते। अब हम पढ़ते दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य, ठीक है। आखिरकार हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। इस बात का परीक्षण कि छात्रों ने किस सीमा तक विषय वस्तु का अधिगम किया। बिल्कुल दोस्तों, हमें इस बात का परीक्षण करने को मिलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने किस हद तक चीज़ों को समझ लिया है, अधिगम कर लिया। अधिगम मतलब अपने व्यवहार में ढाल लिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि इस बात की जानकारी देना कि छात्रों की कठिनाइयाँ और विफलताएं क्या है। देखिए दोस्तों, आप अगर एक टीचर हो और आपका बच्चा अगर असफल हो रहा है, ठीक है, विफलताएं उसे मिल रही है सफलताओं की जगह, तो ये आपके स्टूडेंट की विफलताएं नहीं है दोस्तों, ये आपकी खुद की विफलताएं हैं, ठीक है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई कमी छोड़ दी है। अगर आप उस छात्र को देखते, आप उसके देखते कि उसको क्या समस्या है, उसको परेशानी क्या आ रही है, उसके अनुसार उसी के लिए शिक्षा देते ना, तो ये आपके सामने ये समस्या नहीं आती, उसको विफलता नहीं मिलती, उसको सफलता मिलती। इसीलिए हमको ये पता चलता है मूल्यांकन से, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, आगे और क्या है। देखिए दोस्तों, अध्यापकों को छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण के मार्गदर्शन करना। दोस्तों बिल्कुल उपचारात्मक शिक्षण के लिए मार्गदर्शन मिलता है हमें। इससे कैसे मिलता है कि हमारा उपचारात्मक शिक्षण, पहले हम परेशानियों का पता लगा चुके हैं, अब हम उनको दूर करेंगे, ठीक है। तो इसका हमें पता चलता है। छात्रों को अधिक परिश्रम तथा लगन के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल दोस्तों, छात्रों को और अच्छे से मेहनत करने के लिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के लिए उनमें लगन और मतलब कि उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का काम करता है, उनको प्रेरित करता है, ठीक है। प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है उनको। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमारी जो पाठ्य सामग्री है उसमें कोई कमी है, उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसको भी सुधारने के लिए मूल्यांकन का काफ़ी योगदान रहता है। क्योंकि मूल्यांकन से पता चलता है कि इसमें ये कमी है, तो उसमें सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट पॉइंट हमारा है, शिक्षकों की कुशलता तथा सफलता के विषय में निश्चित मत देना। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई टीचर अपना काम बहुत अच्छे से, ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उसके बारे में हर कोई बोल देगा कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। इसीलिए देखिए ये वाला पॉइंट है कि शिक्षकों की कुशलता और सफलता के विषय में निश्चित मत देना। मतलब कि हम निश्चित रूप से कह देते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। तो इस तरीके से हमारे ये है मूल्यांकन के उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों। ये हमने पढ़ लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम मूल्यांकन की प्रक्रिया के पद, ठीक है। मतलब कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो हमारी है उसके पद कौन कौन से हैं, स्टेप इन इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें पद हैं हमारे, उनको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, स्टेप्स को। तो देखिए फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा है शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। मतलब सबसे पहले हमारे शैक्षणिक उद्देश्य हमें निर्धारित करने हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद क्या करना है, उद्देश्यों की व्यवहारों के संदर्भ में व्याख्या करनी है। फिर हमें इन उद्देश्यों की हमारे जो व्यवहार है उसके संदर्भ में व्याख्या करनी है, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। शैक्षणिक लक्ष्यों से संबंधित कक्षागत परिस्थिति को पहचानना है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने उद्देश्य बनाए हैं, जो हमने लक्ष्य बनाए हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो कक्षागत परिस्थिति है उसको पहचानना है कि हमारा जो कक्षा है, हमारी रूम है, वो उस हिसाब से ठीक है कि नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए परीक्षण का चुनाव करना है। फिर क्या करना है, हमें उसके बाद में मूल्यांकन करने के लिए हमें हमारी परीक्षा का चुनाव करना है कि किस तरीके का परीक्षण हम लेंगे, मतलब कि मौखिक परीक्षा लेंगे, लिखित में भी किस तरीके का लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इनके स्टेप से लेके पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 5वें नंबर पे है हमारा शिक्षण उद्देश्य के संबंध में मूल्यांकन की विधियों का निर्माण करना। मतलब कि 5वें नंबर पे है विधियों का निर्माण करना, ठीक है, कौन कौन से मेथड है उनको बनाना है यहाँ पे। उसके बाद है विधि का प्रयोग करते समय साक्ष्य को अभिलेख में दर्ज करना। अब देखिए, यहाँ पे हमने विधियों का निर्माण कर लिया, यहाँ पे हमने विधियों को प्रयोग भी कर लिया और उसके जो साक्ष्य है उसको अभिलेख में दर्ज भी कर लिया, मतलब कि उसको रख लिया संभाल के। और लास्ट वाला स्टेप है दोस्तों हमारा प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन व विश्लेषण करना। सबसे आखिर में हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि बच्चे की जो अंक तालिका हमें मिलती है, उसका विवेचन करना है और विश्लेषण करना है, ठीक है। वह शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में अनुशंसा करनी है, और ये अनुशंसा करनी है कि जो हमने हमारे उद्देश्य बनाए थे, क्या उसके हिसाब से हमारी ये जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं ये सही है या नहीं है। और अगर सही नहीं है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो हमसे छूट गई है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने सही से मतलब ध्यान नहीं दिया, अच्छे से नहीं किया, तो उसमें फिर से वो सुधार करेंगे और उस काम को दोबारा से वो करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे स्टेप है, ये आपको याद करने काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं हम मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। देखिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा, जरूर ये क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ ये पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई से 3 पॉइंट वहाँ पे लिखे रहेंगे और एक नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें मूल्यांकन करना बहुत अच्छे तरीके से संभव हो पाता है टीचर के लिए भी, ठीक है दोस्तों। तो ये वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। विश्वसनीयता। देखिए दोस्तों, विश्वसनीयता से मतलब ये है कि आपने कोई परीक्षा दी, ठीक है, यहाँ पे दे दी, तो आपके ये मान लो कि 99% मार्क्स आ गए, ठीक है। लेकिन अगर इसी परीक्षा को आपसे एक बार और फिर उसके बाद एक बार और लिया जाए, अब मान लो कि इसमें अगर 98 भी रह गए, इसमें 97 भी रह गए, तो भी कोई बात नहीं है, ये परीक्षण फिर भी विश्वसनीय है। लेकिन आपके 99 से सीधे 88 रह गए तो ये परीक्षण फिर विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। इसीलिए वही परीक्षण विश्वसनीय होता है जिसमें आपकी जो परीक्षा ली जाती है उसमें आपके जो नतीजे हैं वो मतलब थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है या बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, मतलब कि उसमें विश्वसनीयता नहीं है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो ये विश्वसनीय होने चाहिए, इसकी ये विशेषता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, वैधता। वैधता का मतलब ये है कि आपने उसके लिए जो वैधता, जो आयाम निर्धारित कर रखे हैं उनके हिसाब से वो सटीक बैठना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। विभेदीकरण। देखिए दोस्तों, विभेदीकरण का मतलब ये है कि एक कक्षा होती है, उसमें सब तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, मीडियम होते हैं, बिल्कुल लो लेवल के होते हैं। तो आपको सभी बच्चों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सरल भी हो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो कि समझ में ही नहीं आए। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि सभी तरीके के बच्चों को उसमें ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो ये 4th वाला पॉइंट है, ये है। और देखिए, सारे पॉइंट है इनका आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए। व्यापकता का मतलब ये है कि उसमें आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ को ही समाहित करना है। समग्र जो आपका पाठ है, जो आपने पढ़ा है, आपकी जो पाठ्य वस्तु आपके सामने उपस्थित है, पाठ्यक्रम जो भी है, उसको सभी को वहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। समग्रता और व्यापकता दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है दोस्तों। देखिए, उद्देश्य निष्ठता का मतलब ये है दोस्तों कि एनटीए ने हमारे सामने ये सिलेबस दिया है, ठीक है, 10 यूनिट में दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इन 10 यूनिटों को पढ़ेंगे अच्छे से, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ पढ़ लेंगे। मान लो आपने पूरी यूनिट अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ ली, लेकिन फिर ये इस एनटीए ने क्या किया कि जो सिलेबस दिया है इसमें से तो सिर्फ 50% सिलेबस दिया है और बाकी का 50% पता नहीं कहाँ से दिया है, हमें याद ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ना तो इसके उद्देश्य पूर्ण होंगे एनटीए के, ठीक है, और ना ही हमारे उद्देश्य पूर्ण होंगे पढ़ने वालों के, क्योंकि इसने क्या किया है कि इसने जो उद्देश्य बनाए थे, मतलब कि जो सिलेबस बना रखा है हमारे लिए, जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं परीक्षा को पास करने के लिए, उनसे तो ये खुद ही दूर हो गया। और इसने अगर देखिए, इसने अगर अपना काम सच्चाई से नहीं किया, मतलब कि इसने सिलेबस में से पेपर नहीं बनाया, ठीक है, एनटीए ने, तो ये तो सच्चाई यहाँ पे नहीं निभा रहा, तो इसका इफेक्ट हम पे भी पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब ना तो ये अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएगा, ना हम हो पाएंगे, दोनों ही भटक जाएंगे। इसीलिए उद्देश्य निष्ठता होनी चाहिए इसमें, ठीक है दोस्तों। जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं उनके प्रति आप में लगन होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मानकता होनी चाहिए, चीज़ों में मानकता होनी चाहिए। जो मानक आपने स्थापित किए हैं, जो मानक आपने उसको लेके सोच रखे हैं कि मुझे इस वजह से ये काम करना है, तो उसको पूर्ण करने के लिए मानक होने चाहिए, ठीक है। व्यवहारिकता होनी चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। और लास्ट में है आपका, देखिए ये आसान है पॉइंट लास्ट के, मानकता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन की सुगमता। देखिए दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है तो उसका मूल्यांकन करने में ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि आसानी से उसका मूल्यांकन हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। परीक्षण लेने में सरलता, और दोस्तों परीक्षा लेने में भी ही सरलता होती है, ठीक है। तो ये हमारी विशेषताएं हैं मूल्यांकन की, जो आपको याद करनी है। और ये ऊपर ऊपर के जो ये यहाँ तक मान लो आप मानकता तक 8 पॉइंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो लास्ट के 1-2 है ये सिर्फ समझने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम मूल्यांकन के महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है मूल्यांकन की, उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। स्वाध्याय हेतु प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल दोस्तों। सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे मूल्यांकन से हमारा मूल्यांकन अच्छा होता है, हमें पता चलता है कि हमें ये चीज़ें समझ में आई है, तो हमारा और ज़्यादा मन करता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करने का। सीखने हेतु आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है दोस्तों। शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है, बिल्कुल दोस्तों, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा जरूरी है मूल्यांकन, ठीक है। मानदंड निर्धारित हेतु उपयोगी है, बिल्कुल। हम जो मानदंड अपने लिए निर्धारित करते हैं उनके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें आभास होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे का पॉइंट, छात्रों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना, बिल्कुल दोस्तों। देखिए हर छात्र हर विषय में अच्छा हो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो कौन से मतलब स्टूडेंट को कौन सी विषय में दिक्कत आ रही है, कौन सी उसकी विषय कमजोर है, इसके बारे में भी हमें मालूम हो जाता है। स्वयं मूल्यांकन एवं भावी जीवन स्तर की जानकारी, देखिए दोस्तों खुद का मूल्यांकन खुद ही करने की प्रेरणा आती है स्टूडेंट में, ठीक है। और अच्छे जीवन स्तर की जानकारी उनको मिलती है कि कैसे हम आने वाले फ्यूचर में अच्छे से जीवन जिए, ठीक है। तो ये महत्व है इसके, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, और देखिए दोस्तों अभी तो और भी है, इनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रही इतने ही है, लेकिन और भी है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक मार्गदर्शन हेतु उपयोगी, देखिए दोस्तों ये सब है ना, ये सब आपको आता है, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझना है यहाँ पे, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन हेतु उपयोगी है मूल्यांकन। शिक्षण व्यू रचना में सुधार हेतु उपयोगी है, दोस्तों। शिक्षण व्यू रचना मतलब कि एक टीचर जब अपनी क्लास में जाता है उससे पहले उसको क्या पढ़ाना है उसके बारे में पहले वो देखता है, डायरी में अपना टॉपिक नोट करता है, डेट डालता है और अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ के जाता है खुद, ठीक है। फिर क्लास में वो जाता है, तो अगर उसको पहले से ही पता होगा कि उनके जो बच्चे हैं जिस क्लास में वो जा रहा है पढ़ाने, उन बच्चों को कौन कौन सी परेशानी है, कौन सी चीज़ों को वो अच्छे से समझ लेते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं समझ पाते, इन चीज़ों की जानकारी होगी, तो वो जो अपनी व्यू रचना मतलब कि पहले से ही अपनी तैयारी करता है पाठ को पढ़ाने की, उसको और अच्छे से करेगा, ठीक है, उसमें सुधार कर पाएगा। तो ये उसी से संबंधित पॉइंट है। उपलब्धि, निदान एवं उपचार तथा परामर्श हेतु उपयोगी, देखिए दोस्तों इन सभी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। उपलब्धि मतलब कि क्या क्या उपलब्धि बच्चे ने हासिल की है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी अचीवमेंट उसको मिली है। उसके बाद देखिए दोस्तों कौन कौन सी कमी रह गई, मतलब परेशानियाँ क्या क्या रह गई, ठीक है, उनका पता लगाना है। निदान यानी पता लगाना, ठीक है, परेशानियों का पता लगाना, फिर उनको दूर करना। उपचार मतलब उनको दूर करना, ठीक है, और उसके बाद उसको सलाह देना। परामर्श मतलब उसको सलाह देना कि भाई अब आप ऐसे करो इस काम को, ठीक है। तो इन सभी में भी मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखिए शिक्षण के उद्देश्यों के
तदनुरूप शिक्षण कार्य हेतु उपयोगी है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षण के जो उद्देश्य है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही ये तो, ठीक है। और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर समूहों में वर्गीकरण में सहायक है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी समूहों में मतलब ग्रुपों में बच्चों को हम बांट बांट के पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि आखिरकार हमारा मूल्यांकन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके महत्व क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, किस तरीके से हमारे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसके तत्व कौन से हैं, इसके प्रकार कौन से हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूल्यांकन के तत्व के बारे में, कौन कौन से तत्व है। तो देखिए दोस्तों, आधार रेखा मूल्यांकन, ठीक है। सबसे पहले हमें आधार रेखा मूल्यांकन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो फर्स्ट से 5th क्लास तक की क्लास होती है ना, 5वीं से मतलब 5वीं तक की जो क्लास होती है उसमें एक बेस लाइन होती है बच्चे की, मतलब कि 3 पॉइंट रहते हैं वहाँ पे। कक्षा स्तर का बच्चा है, ठीक है, कक्षा स्तर से निम्न का बच्चा है, या फिर कक्षा स्तर से ऊपर का बच्चा है। 3 चीज़ें आती है, उसी को हम आधार रेखा बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें एक CCE की डायरी भरनी होती है स्कूल में, उसके हिसाब से ये मतलब कि ये आधार रेखा होती है, इसी के हिसाब से सब कुछ भर सकते हैं। हमें एक बच्चे का पता होगा कि वो मतलब कि इंग्लिश विषय है, इसमें उसका स्तर किस तरीके का है, सामान्य है, कक्षा स्तर से नीचे का है, या कक्षा स्तर से ऊपर का है, तो उसी हिसाब से हम उसको ग्रेड देते हैं, ठीक है। तो आधार रेखा मूल्यांकन सबसे पहला तत्व ये है। प्रारंभिक योजना, सबसे देखिए आधार रेखा हम जान लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे मतलब योजना बनाएंगे कि अब मैं किस तरीके से काम करूं, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे का आइडिया हो गया कि किसकी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, किसकी अच्छी चीज़ है। तो सबकी जानकारी होने के बाद हम योजना बनाएंगे। फिर समूह शिक्षण हम क्या करेंगे, जो बच्चे हमारे होते चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, उनको समूह में बांटेंगे। ग्रुप मतलब ग्रुप में अगर आप पढ़ाई करवाओगे ना तो बच्चे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, ठीक है। देखिए, और शिक्षण के दौरान अवलोकन, बिल्कुल दोस्तों अवलोकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवलोकन का मतलब ये है कि चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है, और समझना उनको। मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल दोस्तों उपकरणों का प्रयोग करना है मूल्यांकन के का, ताकि बच्चों का हमें पता चले कि बच्चा हमारा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, और कितना सीख रहा है, अगर सीख रहा है तो, ठीक है। देखिए, शिक्षण योजना में बदलाव, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है, हमने जो योजना बना रखी है, अगर हमारा बच्चा उससे सीख नहीं रहा तो उसमें हम बदलाव करेंगे, ठीक है, सुधार करेंगे अच्छे। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से प्रकार है इसके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसके प्रकार के बारे में आप कहीं पे कुछ लिखा पढ़ोगे, कहीं पे कुछ पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको जो पढ़ाया था ना, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोस्तों वो एक तरीका है, मतलब कि वो एक तकनीक है, ठीक है। मूल्यांकन की एक तकनीक है, और वो तकनीक कैसे है, मान लो ये है मात्रात्मक, ठीक है, और यहाँ पे है गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब यहाँ पे हो रही है बात मात्रा की, ठीक है, मात्रा की मतलब कितनी मात्रा है इसमें, मतलब कि 100 नंबर का एक पेपर था तो कितने नंबर इसके आए, मान लो 80 आए, ठीक है, ये हो गई मात्रा। मान लो कि 5 किलो दूध था तो उसमें से मुझे कितना दिया, 1 किलो दिया, तो ये मात्रा हो गई। तो ये मात्रात्मक में आ गया, मतलब कि जोड़ने वाली चीज़ें जो मात्रा में गिनी जा सकती है वो चीज़ें मात्रात्मक है। और गुणात्मक में दोस्तों ये सारी चीज़ें तो आएंगी, ठीक है, ग्रेड आएंगी, मार्क्स आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसके अलावा गुण, मतलब कि बच्चे ने, ठीक है, अंक तो इतने प्राप्त कर लिए, लेकिन जो सीखा है उसके गुण अपने अंदर आत्मसात किए हैं कि नहीं, कुछ उसने अपने व्यवहार में भी ढाला है या नहीं, सिर्फ मार्कशीट में ही लिखवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें मूल्यांकन का हिस्सा है। तो दोस्तों ये इसके प्रकार नहीं है, ये इसकी तकनीक है। तकनीक मतलब कि किस तरीके से आप बच्चे का परीक्षण करोगे, किस तरीके से आप उसका मूल्यांकन करोगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा मात्रात्मक है ना दोस्तों, देखिए फर्स्ट वाला मैंने मात्रात्मक आपको बताया, सेकंड वाला बताया गुणात्मक। तो मात्रात्मक में क्या होता है, आपकी परीक्षाएँ होती है, पहले मौखिक होगी, लिखित होगी, ठीक है, उसके बाद और भी तरीके की परीक्षाएं आपसे ले लेंगे, ठीक है, मौखिक लिखित दो तो मान ही लो। और ये वाला जो है ना दोस्तों, इसमें आपके सामने क्या करेंगे, वो देखिए इंटरव्यू करवाएंगे, ठीक है, प्रायोजना कार्य करवाएंगे, चेक लिस्ट भरवाएंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जिससे आपकी पढ़ाई तो हो,
लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही ये भी पता चले कि बच्चा सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और देखिए दोस्तों संगोष्ठियाँ होंगी, ठीक है, आप गाने में, नाचने में, बजाने में, इन सारी चीज़ों में किसी में अच्छे हो तो कैसे हो, इन देखिए ये भी आपके मूल्यांकन का काम करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन ना उसको गाना आता, ना नाचना आता, ना किसी से अच्छे से बात करना आता, ना किसी के साथ घुलना मिलना आता, ना दोस्तों से बात करना आता, बिल्कुल अलग थलग रहता है, तो वो दोस्तों ऐसी शिक्षा होने का मतलब कुछ भी नहीं है। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपनी क्लास में, अपने टीचरों के साथ अच्छे से घुल मिल के रहे, अच्छे से उनसे बात करे, उनकी बात सुने, अपनी बात कहे, ठीक है। तो इसमें है ना दोस्तों बच्चे के व्यवहार पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसकी देखिए जितनी भी उसमें क्वालिटीज़ है वो मतलब कि उनमें और ज़्यादा अच्छे से उनको बढ़ाया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ परीक्षा से मतलब है, ठीक है, यहाँ पे परीक्षा से मतलब है, और यहाँ पे और भी बहुत तरीके के काम करवाए जाते हैं। अब देखिए ये चीज़ है ना, ये आती है सिर्फ मापन में, ठीक है, मापन में ये आती है, और ये देखिए ये मापन भी इसमें आ जाता है, और मूल्यांकन ये पूरा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये सिर्फ तकनीक थी, इसके प्रकार नहीं थे, ठीक है दोस्तों। इसके प्रकार है ये फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इसका नाम हिंदी में याद करो, क्योंकि आप हिंदी में नाम याद करोगे ना, यहाँ पर लिखा है निर्माणात्मक, रचनात्मक, लेकिन और कोई भी नाम निकल के आ सकता है, क्योंकि इनके बहुत अलग अलग नाम हिंदी में आते हैं अलग अलग किताबों में। हालांकि मैंने जितने आते वो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी कोई अलग निकल के आए। तो इसके जो टाइप्स है ना उसको तो प्लीज़ आप इंग्लिश में ही याद करना। और देखिए कहीं पे आपको तीसरे नंबर का जो प्रकार है उसमें निदानात्मक मूल्यांकन लिखा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसका प्रकार नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो ये दो ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए दोस्तों हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल का जो तरीका है उसमें किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए पहले 2 हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, 2 टेस्ट होते हैं। मान लीजिए जो पहला टेस्ट है उसमें 1 से 5 तक के पाठ आ गए, दूसरे वाले में 5 से 10 तक के आ गए। जिस तरीके से भी आपकी किताब में पाठ है उसका कुछ % लिया जाता है, ठीक है। देखिए 2 टेस्ट यहाँ पे हो गए, उसके बाद में आपकी एक परीक्षा हुई अर्धवार्षिक, ठीक है। इसी तरीके से फिर तीसरा और चौथा टेस्ट यहाँ पे हो गए, फिर लास्ट में आपकी हुई वार्षिक परीक्षा। अब देखिए दोस्तों ये जो टेस्ट हुए हैं ना आपके, ये टेस्ट ये तो आएंगे आपके फॉर्मेटिव में, ठीक है। और ये तो लास्ट में हुए ना दोनों, जैसे कि टर्म के लास्ट में, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये आएंगे सबमिटिव में, ठीक है। तो आपको ये याद मतलब समझना है, सिर्फ याद नहीं करना, क्योंकि इस तरीके का डीप में क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कौन से टाइप्स है और किस तरीके से इनमें काम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों निदानात्मक है ये, इसलिए इसका टाइप नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी, देखिए अब यहाँ पे हमने पूरा नतीजा एक बच्चे की सारणी बना के दे दी कि देखिए इसके फर्स्ट टेस्ट में इतने आए, सेकंड में ये इतने लाया, तो अर्धवार्षिक में इसके इतने बन गए, ठीक है। उसके हिसाब से हम बनाते हैं यहाँ पे। फिर देखिए तीसरे और चौथे टेस्ट में ये इतने लाया, और फाइनल इसकी जो मार्कशीट है वो ये। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे पास नहीं हो पाया, ठीक है, जितने नंबर उसको चाहिए 33% वो नहीं ला पाया है। अब उस बच्चे का हम निदानात्मक का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमारा जो एक पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा कोई बच्चा रह गया है या फिर बहुत ही बेकार उसका रिजल्ट रहा है, तो उसको देखेंगे कि क्या कमी रही, इस बच्चे के सामने क्या परेशानी रही, उनको जानेंगे, उन कमियों को सबसे पहले तो जानेंगे कि कमी मेरे अंदर थी या बच्चे के अंदर, ठीक है। सबसे पहले उनको जानेंगे, उसके बाद उन कमियों को दूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आप जब भी मूल्यांकन करते हो ना उसके बाद ये प्रक्रिया हमेशा होती है, इसलिए ये ना ये इसका टाइप नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर फिर भी आपके ऑप्शन में आए तो आप इसको ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बेसिक में बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे ये प्रावधान दिया जाता है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा आप अपनी पसंद का कोई भी ऐसा काम उसके साथ करना चाहते हो, तो आपको वो सुविधा यहाँ पे दी जाती है। तो उसी से संबंधित है हमारी ये विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा है आपकी गाइड में से या कहीं से, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगा ही नहीं था, इसीलिए जो हमारा जो ये देखिए 2015 में ये चालू हुई, ठीक है।
तो 2015 में इसके लिए एक नोटिस निकाला है, तो उसी नोटिस को मैं लेके आई हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए हम उसी को पढ़ेंगे और आप उसको दोबारा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपकी यूजीसी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हालांकि एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, लेकिन एग्ज़ाम तो यूजीसी का है ना, और ये यूजीसी ने ये निकाला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। दोस्तों इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CBCS, ठीक है। CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पहले आप अच्छे से इसको डिटेल में पढ़िए। मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगी क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, हालांकि PDF आपको दे देंगे। देखिए यहाँ पे पूरी बात लिखी हुई है, डेट भी यहाँ पे लिखी है आपके लिए 22 दिसंबर 2015 में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी यहाँ पे है। आपको अवगत होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक अभिवृद्धि लाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब कि यूजीसी की कई पहलों में महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में एक पहल विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। देखिए दोस्तों, आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, बात वही है, ठीक है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको CBCS भी बोल सकते हो। ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए अगर आपसे पूछ ली जाए फुल फॉर्म, तो हिंदी वाले इसको हिंदी में याद कर लीजिए और इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए। और मैं आपको कहूँगी कि इस टॉपिक के लिए आप सिर्फ इस पेज को पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ही बनेगा। CBCS एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों को एक जैसा महत्व ही दिया जाना आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है। मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर पा रही, लेकिन आप इसको देखते चलो मेरे साथ। देखिए CBCS की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रम मतलब जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं उनको एक जैसा महत्व नहीं दिया गया। देखिए एक जैसा महत्व ही नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रमों को अधिगम यानी कि लर्निंग के लक्ष्यों की दृष्टि से रखकर परिभाषित किया जाता है। मतलब कि पाठ्यक्रम है उसको अधिगम के जो लक्ष्य है ना दोस्तों, उनको ध्यान में रख करके परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप पढ़िए, तथा वे अधिकांश अधिगम के परिणामों को और अधिक केंद्रित बनाते हैं। अध्यापन अधिगम मतलब कि टीचिंग लर्निंग की विधि के अंतर्गत लेक्चर, अनुशिक्षण, प्रयोगशाला कार्य, बाहरी क्षेत्र के परे की गतिविधियां, परियोजना कार्य, संगोष्ठियां एवं सत्रीय प्रपत्र, निर्दिष्ट काम, प्रस्तुतियां, स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी, इन सभी का एक सम्मिश्रण सम्मिलित है। देखिए दोस्तों, वही बात कह दी है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। इन्होंने कहा है कि हमारा जो ये पाठ्यक्रम है ये सभी के लिए एक जैसा नहीं है, इसमें कितनी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है। देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से लिखा है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, ठीक है। देखिए लेक्चर है, अनुशिक्षण है, प्रयोगशाला कार्य है, बाहरी क्षेत्र के परे की गतिविधियाँ हैं, प्रायोजना कार्य है। दोस्तों आपने प्रायोजना विधि के बारे में पढ़ा होगा, उसी से संबंधित है ये। संगोष्ठियाँ एवं सत्रीय प्रपत्र है। संगोष्ठियाँ मतलब कि ग्रुपों में जुड़ के अच्छी संगोष्ठियाँ का मतलब ये कि किसी भाषा से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित संगोष्ठियाँ की जाती है। निर्दिष्ट काम, प्रस्तुतियाँ, स्व अध्ययन, इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है, ठीक है। सभी का सम्मिश्रण है ये CBCS, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है फिर CBCS की प्रमाणिकता मतलब हॉलमार्क का चिन्ह उन पाठ्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ हैं जिनमें अंत्यस्थ यानी कोर, देखिए ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो अंत्यस्थ, इंग्लिश वाले याद रखना कोर, चयनात्मक, इलेक्टिव एवं आधारभूत पाठ्यक्रम, ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज से जुड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी सम्मिलित है। दोस्तों ये वाली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गाइड में ऐसे की ऐसे लिखी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ये देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो हॉलमार्क मतलब कि इसकी प्रमाणिकता की बात की गई है कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो कोर, ठीक है, इलेक्टिव, फाउंडेशन कोर्सेज, फ्लेक्सिबिलिटी और ये लिखा है लास्ट में सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे पढ़िए अब, CBCS को पहले ही विभिन्न विषयों की उन पाठ्यचर्याओं से सम्मिलित किया जा चुका है जिन विषयों का अनुसरण अकादमिक सत्र 2015 और 16 के स्नातक पूर्व स्नातकोत्तर स्तरों पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों जो 2015-16 का सत्र था उसमें इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। प्राप्त सूचना के आधार पर जैसा पाया गया है उसके अनुसार यह पाठ्यक्रम मुक्त रूप से स्वीकार किया गया है, ठीक है, मुक्त रूप से स्वीकार किया गया है
तथा समयांतर पर अवश्य ही यह छात्रों के अधिगम पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। अमिट छाप छोड़ने का मतलब ये है कि छात्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो खुद किसी भी अपने विषय से जुड़े हुए या फिर विकल्प के रूप में किसी का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, साइड में तो ये काफ़ी अच्छा है। देखिए अभी ये हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है, तो उसी की तर्ज पे यहाँ पे लाया गया है ये। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत छोटा लिखा है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और बिना मार्क करे समझाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, आपको ऐसे बता रही हूँ, जहाँ पे समझाने की चीज़ें अच्छे से समझा रही हूँ। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालयों द्वारा CBCS सुलभ कराने के लिए एक पहल के रूप में UGC ने विभिन्न निवेशकर्ताओं के परामर्श द्वारा आदर्श रूप से सुविस्तृत पाठ्य विवरण तैयार किए हैं, जो कुल मिलाकर अभी तक 107 स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में है। देखिए दोस्तों, किसने किए ये पाठ्यक्रम सारे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये UGC ने किए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात। ऐसे समरूपता वाले आदर्श रूप एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत करते हैं तथा इसके साथ ही उस लचीलेपन को उपलब्ध कराते हैं जो किसी भी विशिष्ट विश्वविद्यालय की प्राप्त विशेषज्ञता क्षेत्रों की पृथकता को विचाराधीन रखने में समर्थ है। देखिए भाषा थोड़ी सी अलग लग रही होगी, लेकिन चीज़ें क्या है, चीज़ें सभी वही है। UGC ने पाठ्यक्रम बनाए हैं और इतने अच्छे पाठ्यक्रम बनाए हैं, अच्छे से बनाए ताकि लचीलापन आए। ठीक है, और पढ़ने में रोचकता आए और बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़िए दोस्तों, ऐसी विचारणा की गई है कि विलंब संबंधी कारणों में कमी लाकर समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा CBCS को स्वीकृत किया जाएगा। मतलब कि ये विचार किया जा रहा है कि जो भी विलंब हो रहा है, जो भी कमी आ रही है, उसको जल्दी से दूर करके जितने भी विश्वविद्यालय है उन सभी में CBCS को स्वीकृत किया जाएगा, मतलब स्वीकार किया जाएगा। और ऐसी आशा की जा रही है कि समस्त विश्वविद्यालयों में 70% पाठ्यचर्या एक रूप होगी। मतलब कि जितने भी विश्वविद्यालय है उन सभी में 70% पाठ्यचर्या है वो एक जैसी होगी। ठीक है, एक समान होगी। इससे छात्रों की गतिशीलता, मोबिलिटी तथा इसी के साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वत्र ही क्रेडिटों का स्थानांतरण एवं उनकी पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित हो सकेगी, क्योंकि छात्रों का आकलन एवं मूल्यांकन उन अर्जित क्रेडिटों पर आधारित होगा जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी में क्रेडिटों का स्थानांतरण एवं पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब कि कोई बच्चा बाहर से पढ़ा है तो वो दूसरी जगह आके आराम से पढ़ सकेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका आकलन और मूल्यांकन इन्हीं क्रेडिटों के आधार पर होगा। ठीक है, और उसका जो स्थानांतरण किया जा सकेगा। और देखिए दोस्तों, छात्रों का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में अंतरित मतलब कि जाने के लिए, भाग लेने के लिए किसी भी प्रक्रिया में मूल्यवान सिद्ध होगी। क्या ये हमारी जो CBCS है ये। ठीक है, तो देखिए आप इसको एक बार पढ़ना प्लीज़, है ना। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आपके विश्वविद्यालय द्वारा पहले से ही CBCS को लागू करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं। मतलब कि जिसने ये लिखा है वो लिख रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि आपके मतलब जिसके लिए भी इन्होंने लिखा है कि आपके विश्वविद्यालय में पहले से ही CBCS को लागू करने के कदम उठाए जा चुके हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु हम सबको एक सुविस्तृत प्रणाली का अंश बन जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात की गई है कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु, मतलब कि हमारी जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम सभी को सुविस्तृत प्रणाली का एक भाग बन जाना चाहिए, एक अंश बन जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए। देखिए और क्या कहा है, और यदि ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है तो ऐसा किया जाना चाहिए। मतलब अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा किया जाना चाहिए। एक आदर्श मॉडल के रूप में पाठ्यचर्याओं का विवरण UGC वेबसाइट, देखिए दोस्तों UGC की वेबसाइट आप सभी को मालूम है, ये वेबसाइट है UGC की, इस पर उपलब्ध है तथा क्रियान्वयन को गतिशील करने के लिए यह एक स्रोत के रूप में सिद्ध होगी। मेरा विश्वास है कि इस पाठ्य विवरणों को आप अत्यंत सुविधाजनक रूप से अनुभव करेंगे, क्योंकि इसका निर्माण अत्यंत कठोर अकादमिक परीक्षण के माध्यम से किया गया है। मतलब इसका निर्माण बहुत अच्छे से किया गया, जांच पड़ताल करके और बहुत अच्छी कमेटी गठित करके। ठीक है, इस प्रयास में सहभागिता प्रदान करने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो हमारा ये लेख है, मतलब कि ये नोटिस है, इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, हालांकि मैंने पढ़ दिया लेकिन जितने अच्छे से मुझे पढ़ना चाहिए मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि बहुत बारीकी से चीज़ें लिखी और मैं अंडरलाइन नहीं कर पाई और मैं अच्छे से
मतलब नहीं पढ़ पाई तो आप इसको एक बार पढ़ना प्लीज़। ओके, देखिए आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ये आखिर की जो 2 लाइन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और देखिए आपके लिए मैं बताती हूँ और क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए यहाँ तक की सारी बातें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो मैंने 2 बातें बताई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है दोस्तों। एक बार प्लीज़ पढ़ लेना इसको। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के बारे में। दोस्तों आप जो परीक्षा देने जा रहे हो वो भी CBT है, ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आप भी CBT की परीक्षा दोगे कंप्यूटर पर बैठ के अपने NTA NET JRF वाली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा तो ये हम देंगे किसकी, UGC की, लेकिन इस परीक्षा को लेता कौन है, NTA लेता है, ठीक है। तो NTA जब हमारी इस परीक्षा को लेगा तो दोस्तों ये NTA का ऑफिस है। क्या ये अकेला ऑफिस अकेला हमारी परीक्षा को करवा देगा? नहीं दोस्तों, ये और जितने भी संस्थान हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उन सबसे जुड़ेगा कि आप हमें एक दिन के लिए हमारा यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाना है, हमें सुविधा दो, हम आपके लिए ये कुछ काम करेंगे, पैसे देंगे वगैरह। तो ये इस तरीके बहुत सारे जो मैनेजमेंट के और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग से संबंधित जिसमें कंप्यूटर हो, लैब हो, अच्छे क्लासरूम हो, वहाँ पे सभी से ये क्या करेगा, जुड़ेगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद यहाँ पे फिर हमारे सेंटर दिए जाएंगे, फिर हम अलग अलग जगह जाके देश में अलग अलग मतलब सेंटरों पे जाके अपना पेपर देंगे। तो ये काम कौन कर रहा है? ये परीक्षा करवाने वाली जो एजेंसी है, जो मतलब कि जो बनाया गया है वो करवाएगा। जैसे कि हमारा NTA करवाएगा, तो उसी से संबंधित ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, समय में लचीलापन आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों। कंप्यूटर वाली जब हम परीक्षा देते हैं तो इसमें समय में लचीलापन आता है, बिल्कुल सही है। समय की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। अब ये मत कहना कि 2 घंटे पहले ही वहाँ पे बुला लेते तो समय बचता नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। परीक्षा, देखिए परीक्षा आप सिर्फ देने जाते हो, आप उसका एक भाग हो। पूरी परीक्षा प्रणाली है वो बहुत बड़ी है। पेपर कौन बना रहा है, पेपर ले कौन रहा है, कितनी जगह में कितने लोग आ रहे हैं, किस तरीके से पेपर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो समय में लचीलापन आता है, ठीक है। परिणाम जल्द प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल दोस्तों। जो हमारा CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें हमारे परिणाम जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग विभाग जो परीक्षाएं करवाते हैं, जैसे कि देखिए अभी बताया था मैंने NTA हमारी करवाता है। अलग अलग विभाग जो परीक्षाएं करवाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये NTA एक विभाग है और ये क्या करता है, NTA अलग अलग जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उन सबसे जुड़ता है जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं। पौराणिक तरीके से आधुनिक तरीके की ओर हम बढ़ रहे, बिल्कुल दोस्तों बढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है, बहुत आसानी होती है रिकॉर्ड रखने में। लेकिन दोस्तों और भी देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सबको मालूम होगी। हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है उसको देखते हैं, हमारे ID प्रूफ को देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं। हमारी सारी चीज़ें देखने के बाद हमें एंट्री देते हैं, ठीक है। एंट्री देने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लॉगिन ID और पासवर्ड होता है, उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। वो समय दिया होता है उसके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों उसमें जो सारा प्रोसेस होता है वो सब आपको पता है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उस पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट जाना है, फिर आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, लास्ट में सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हो, क्योंकि ये भी बहुत सारी गाइड में लिखी हुई है और ये पढ़ने की चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये सब आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको आता है। तो ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने बता दिया। अभी चलो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार कौन कौन से हुए। नवाचार का मतलब दोस्तों ये होता है कि नए नए तरीके, मतलब नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से उससे जोड़कर कौन कौन से नवाचार, मतलब कि अच्छे अच्छे काम हुए हैं नए तरीके से, नए तकनीक से, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हुए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो मूल्यांकन पद्धति है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो ऑडियो और वीडियो है इसके द्वारा हम काफ़ी अच्छे से मतलब नवाचार किए हैं हमने। मतलब कि जैसे दृश्य और श्रव्य सामग्री जो हमने पढ़ी थी उनको जोड़कर देखिए आप, ठीक है। कंप्यूटर आधारित तकनीकों के द्वारा बिल्कुल दोस्तों कंप्यूटर का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं मूल्यांकन में, ठीक है। आसानी से हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो हमारी OMR होती है वो तुरंत स्कैन हो जाती है। व्यक्तिगत प्रभावों के द्वारा
ऑनलाइन परीक्षाओं के द्वारा, बिल्कुल दोस्तों ऑनलाइन परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकनकर्ता के लिए कार्य आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो मूल्यांकन करता है उसके लिए कार्य बहुत आसान हो जाता है ऑनलाइन परीक्षा में, क्योंकि हम ऑनलाइन परीक्षा देते हैं, हमारी जो OMR शीट होती है वो स्कैन होके आती है और बहुत आसानी से जल्दी जल्दी काम हो जाता है, मतलब कि काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, समय की बचत होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। मूल्यांकन प्रक्रिया नवाचार के माध्यम से आसान हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, नवाचार के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया है ये आसान हो गई है और अच्छी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट से हम बाहर निकल रहे हैं आज, और आप सभी से अनुरोध है कि आप दोबारा से एक बार सभी वीडियोस को देखना। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में वैसे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, बस इसको एक बार दोबारा पढ़ना। ठीक है, चलो दोस्तों अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।